नमस्कार दोस्तों। आज हमारा हम सब का प्यारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज राहुल गांधी ने कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर फहरा दिया, उसका ध्वजारोहण कर। आज हम लाल चौक पर हैं और लाल चौक पर जब राहुल गांधी जी ने तिरंगा फहराया तो यहाँ पर हर व्यक्ति की आंखें नम थी, यहाँ पर हर गला रूंध रहा था। और इसलिए रूंध रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो तपस्या 5 महीने से पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने करी, उसका आज समापन तो जरूर हुआ है, लेकिन ये यात्रा विशुद्ध रूप से चलती रहेगी। आज राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया कि नफरत के बाजार में उनकी मोहब्बत की दुकान पनपेगी और कामयाब होगी। और उन्होंने अपनी उस बात को, जो बात उन्होंने कन्याकुमारी से चलने के बाद कही थी कि कोई नहीं रोक सकता इस यात्रा को, यह तिरंगा जो कन्याकुमारी से चला है अब कश्मीर में जाके फहरेगा, श्रीनगर में जाकर फहरेगा। तो यह बात उन्होंने कही थी और आज उन्होंने वो अपनी बात पूरी कर। कल तक यानी कि 29 तारीख की शाम तक भारत जोड़ो यात्रा करीब 4080 किलोमीटर कवर करेगा कल शाम तक। यानी कि कल शाम चलना हम बंद करेंगे। 30 तारीख को हम चलेंगे नहीं। 30 तारीख को 10 बजे यहाँ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगा राहुल जी के हाथ पर, और 136 दिन लगे हैं। उसके बीच में 9 दिन का ब्रेक था दिल्ली में, पर 136 दिन लगे हैं। 4080 किलोमीटर का सफर किया। जब तय हुआ था रूट तो 3570 किलोमीटर का रूट तय हुआ था, लेकिन बढ़ते बढ़ते कई जगह चेंज हुआ। हिमाचल चली गई, कुछ और जगह पे थोड़ा सा चेंज हुआ, और इस कारण से टोटल यात्रा जो हुई वो 4080 किलोमीटर की यात्रा। और यह सफर 4080 किलोमीटर का तय कर राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। और श्रीनगर में आज सुबह जब पदयात्रा पंथा चौक से शुरू हुई और वो सोनवार चौक तक पहुंची, और उसके बाद जो मोदी प्रशासन है उसने जो अनुमति दी थी जितने लोगों की, उतने लोगों के साथ राहुल गांधी ने पहुंचकर लाल चौक में झंडा फहरा दिया। ये बड़ा ऐतिहासिक पल था, क्योंकि एक वक्त में उनके दादी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां तिरंगा फहराया था, और कब फहराया था उसको जानने की जरूरत है। जब अक्टूबर 1947 की बात है, पाकिस्तानी सेना आदिवासियों के देश में जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए घुसपैठ कर देती है, जिसमें राजा हरि सिंह, जो इसे भारत में मिलाने को शामिल नहीं थे, घबरा जाते हैं और जम्मू कश्मीर से उन्हें भागना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में भारत में विलय करने के घोषणा पत्र पर वो आकर के हस्ताक्षर कर देते हैं। वो तारीख होती है 27 अक्टूबर 1947। और इसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला को राज्य की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जाता है, और वहां पर राजशाही को खत्म करने के लिए, इसके अलावा कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाने पर मई 1946 में शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया गया था, और शेख अब्दुल्ला उसे आजाद कराने के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे थे। ये वही शेख अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला के पिता और उमर अब्दुल्ला के दादा। उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी, और वो चाहते थे कि यह पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहिए, यदि मिले तो भारत के साथ मिले, और इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और इसके बाद में जब पाकिस्तानी सेना को हमारी भारतीय सेनाओं ने खदेड़ दिया, और उसके बाद में सारी घुसपैठियों को खदेड़ने के बाद में जितना वास्तविक काबिज थे हमारे तत्कालीन राजा हरि सिंह के कब्जे में था, भारत में था, उतना कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। और 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने दोनों ने पहुंचकर लाल चौक पर एक साथ खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जीत की घोषणा की और तिरंगा लहराया था। वह दिन याद करिए, वह दिन जब
तो इसको लेकर के खुसरो की लिखी पंक्तियां उन्होंने पढ़ी थी और वो है, मन तू सुदम तू मन सुदी, मन तन सुदम तू जान सुदी, ताकस न गोयद बाद अजीन, मन गारम तू दिगारी, जिसका हिंदी में अर्थ है, मैं आप बन गया और आप मैं बन गए, मैं आपका शरीर बन गया और आप मेरी आत्मा बन गए, अब कोई कह नहीं सकता कि हम अलग अलग हैं। और उस दिन कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था उस जीत के साथ। तो आप ये समझिए। और इस दौरान नेहरू ने लाल चौक से कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का वायदा किया था, हालांकि वह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन पंडित नेहरू यह कहते थे कि वायदा पूरा हो गया, क्योंकि हमने जब वहां चुनाव कराया और चुनाव के बाद में लोगों ने चुन लिया वहां की सरकार को, तो फिर किस बात का जनमत संग्रह? तो यही होता है, जनता ने ही चुना है। 1949 में नेहरू ने सबसे पहले शेख अब्दुल्ला को, बीपीएल बेदी को हटाने के लिए कहा। यह भी हुआ था। बेदी के पास उस वक्त जम्मू कश्मीर प्रशासन में कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन वह सलाहकार की भूमिका में थे और जिस तरह से स्थितियां थी उनको समझने वाला है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय की लड़ाई थी और जो बेदी थे वो कम्युनिस्ट से, रशियन उससे प्रभावित थे और इसी कारण से रेड स्क्वायर जो मॉस्को में है उसी के आधार पर इसका नाम लाल चौक रखा गया। तो यह भी जान लीजिए, इस लाल चौक पर झंडा सबसे पहली बार तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। शेख अब्दुल्ला साथ में थे, तो इसको हमें जानना पड़ेगा। इसके बाद में बात करते हैं। आज राहुल गांधी ने जब यह झंडा फहराया तो कांग्रेस के उनके तमाम साथी भी मौजूद थे और तमाम सारे कश्मीरी भी मौजूद थे। और ऐसी स्थिति में जो भारी भरकम रैली के साथ में वो चले थे, लेकिन उनको अनुमति चूंकि वहां पर उतने लोगों को लेकर जाने की नहीं थी, इसलिए उस सीमित लोगों के साथ गए और उसके बाद उन्होंने झंडा फहराया और वही गीत गाया। कौन सा? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो यह बेनी माधव गुप्ता जी का गीत है और यह गीत उन्होंने लिखा था 1930 में। और बेनी माधव गुप्ता जी ने जो लिखा था ये गीत इलाहाबाद में, और इसी गीत को स्वीकारा गया था। और 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनके नेतृत्व में यह तिरंगा स्वीकारा गया था और बताया गया था कि इसका, महात्मा गांधी ने इसका व्याख्यान किया था कि केसरिया रंग का मतलब है बलिदान का प्रतीक, सफेद रंग का है शांति और पवित्रता का प्रतीक, और हरे रंग का अर्थ है उम्मीद और हरित क्रांति का प्रतीक। तो आप समझिए कि यह है, और इसलिए तिरंगा अपनाया गया। और इसे तब स्वराज का झंडा कहा जाता था, क्योंकि उस समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ था इसी झंडे ने उसको दी। और इस झंडे को स्वराज झंडे के रूप में 1931 में कांग्रेस ने स्वीकृति दे दी। तो आप समझिए, और फिर बढ़ते बढ़ते जब देश आजाद हुआ, आजाद होने की पूरी वो हुई, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा। तो आप समझिए, यह राष्ट्रीय ध्वज आज राहुल गांधी लाल चौक पर फहरा दिया। यह अपने आप में एक बड़ी चीज है। एक वक्त में मुरली मनोहर जोशी ने भी वहां पर जाके फहराया था, लेकिन मुरली मनोहर जोशी बख्तरबंद गाड़ियों से गए। उस समय नरेंद्र मोदी भी उनके साथ थे, जो आज देश के प्रधानमंत्री। तो आप इससे समझिए, इसीलिए शायद नहीं चाहती थी भाजपा कि वो वहां पर तिरंगा फहरा। तो यह एक बड़ी चीज। तो तिरंगे का इतिहास समझिए, तिरंगे की बात समझिए। जब आज तिरंगा फहराया जा रहा है, राहुल गांधी 4080 किलोमीटर चलकर अपनी
यात्रा लेकर के, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लेकर के वहां पहुंचे, अपने आप एक कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उसी परंपरा के साथ में, जो कांग्रेस की एक राष्ट्रीय परंपरा है, उसी की परंपरा के साथ में पहले विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया और उसके बाद राष्ट्रगान गाया और सलामी देकर के झंडे को और कार्यक्रम समाप्त किया। तो आप ये समझिए। आइए एक दूसरी कहानी पे बात करते हैं जो इन दिनों हो रही है। वो है कि भारत में एक बहुत बड़ी लूट हुई। वो लूट जिससे आपकी जेब का पूरा पैसा मार लिया गया और वो पैसा मारकर जिस तरीके से चंद लोगों को सौंप दिया गया, उसके कारण, और वो चंद लोग कौन थे? वो वही लोग थे जिनके जहाज पर नरेंद्र मोदी यात्रा करते, जिनके जहाज का इस्तेमाल करके वो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 2014-2013 में कैंपेन करते, वो गौतम अदानी। तो अदानी ग्रुप के उस जहाज का उन्होंने जितना इस्तेमाल किया, उनके पैसे का इस्तेमाल किया, उसका एहसान चुकाया। और एहसान कैसे चुकाया? कि देश को बेच दिया, देश की हर चीज को बेच दिया, सारे देश के पोर्ट उन्हें दे दिए, एयरपोर्ट उन्हें दे दिए, रेलवे स्टेशन दे दिए, तमाम सारी चीजें, शहरों के तमाम काम दे दिए, गंगा दे दी, जो भी उनके बूते था सब दे दिया। और इतना कुछ दे दिया कि वो दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे रईस। अब आप समझिए, एक बार वो दुनिया के दूसरे नंबर के भी सबसे बड़े रईस थे, लेकिन तीसरे नंबर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप समझिए, चंद दिनों में ही वो इस स्थिति में पहुंचे। तो यह एक सत्य है, इस सत्य को समझ। तो जब नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनके लिए देश बेचा, उसको समझने वाला है। और उन्होंने इसके लिए जो भी बन पड़े वो किया। और जब ये किया तो इससे क्या हुआ कि देश की तमाम सरकारी, जिनमें हम अपना धन इन्वेस्ट करके सोचते हैं वो सुरक्षित हैं, वो LIC, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं, उस LIC तक को उन्होंने झोंक दिया, हमारे भविष्य को खतरे में डाल दिया। और LIC से 70,000 करोड़ से अधिक का पैसा उसमें इन्वेस्ट करा दिया। और नतीजा क्या हुआ कि अब एक दिन में LIC की सिर्फ बात करें यदि, तो उसका 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का धन जो है बर्बाद कर दिया गया, खत्म हो गया, लुट गया। यह सब। और पूरे देश के यदि निवेशकों की बात करें तो निवेशकों में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धन लोगों की जेब से चला गया, लोगों का चला गया। और सिर्फ अदानी ग्रुप की कंपनियों में जिन्होंने जिस तरीके से किया, उनका भी तकरीबन 4.25 लाख करोड़ रुपया, 4.25 लाख करोड़ रुपया डूब गया। अब आप समझिए, इतनी बड़ी रकम डूब रही हो। LIC का हमारे 22,442 करोड़ रुपया डूब रहा हो, और इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डूब रहा हो, दूसरे और तमाम सारे उनका डूब रहा हो, तो आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है। पूरा मार्केट जो है अदानी के उसकी मार के कारण बिलबिला गया शेयर। और स्थिति ये होती है, उसको समझने वाला है। तो इस तरीके से जब यह है तो बेंचमार्क निफ्टी जो है वो भी गिर गया, और उसके बाद तमाम चीजें डूबने लगी। यह आया, अमेरिकन फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च, उसकी रिपोर्ट से सामने आया कि अदानी ने किस तरीके से वित्तीय अनियमितताएं की हैं, किस तरीके से गड़बड़ियां की हैं, और उन गड़बड़ियों के जरिए, उन फ्रॉड के जरिए उन्होंने अपनी पूरी दुकान खोली। यह दुकान जो भ्रष्टाचार पर खड़ी है, यह दुकान जो तमाम अनियमितताओं पे खड़ी है, लोगों से लूट में खड़ी है, छूट पर खड़ी है। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब निफ्टी गिरा तो ICICI बैंक जो प्राइवेट बैंक है वो भी डूबा। SBI का शेयर जो सबसे ज्यादा, SBI और ICICI बैंक का डूबा, 4.4% गिर गया। आप समझिए, अदानी समूह में अच्छा खासा निवेश करने वाली
भारतीय जीवन बीमा निगम का भी शेयर 3.5% टूट गया। तो यह स्थिति है। और जिस तरीके से अदानी समूह पर सारे सवाल आए हैं, जिस तरीके से चीजें आई हैं, पूरे उसमें घबराहट और उनके पास में कोई जवाब नहीं। हालांकि अदानी समूह ने अपनी पूरे पेज भर के जो है तमाम अखबारों में विज्ञापन छापे हैं और अखबार विज्ञापनों के लिए भीख मांगे, जनता के लिए नहीं होते, उस भीख के लिए होते हैं और उस कमाई के लिए वो कुछ भी करते हैं। आज वो आदर्श नहीं, वो पत्रकारिता नहीं करते हैं, वो धंधा करते हैं। धंधा, जिस धंधे की बात हम करते हैं कि वैश्याएं धंधा करती, तो वैश्याएं तो शायद फिर भी कमिटेड होती, ये वो भी कमिटेड नहीं होती। तो ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। अदानी समूह के कुल कर्ज में करीब 30% हिस्सेदारी है और CLSA ने एक नोट में कहा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जो पूरी वो है उसमें 30% की हिस्सेदारी, और पिछले 3 सालों में इसकी हिस्सेदारी इतनी बढ़ी है कि आप समझिए। तो इस तरह की स्थिति है। तो टोटल 11 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया अदानी के कारण। और बाजार पूंजी की यदि बात करें उसमें 38% की कमी आया, उसमें 30% बैंकों का सरकारी का। तो आप समझ सकते हैं। और स्थिति ये है कि जो दुनिया का दूसरे और तीसरे नंबर का सबसे अमीर शख्स बन गया, वो शख्स किस तरह से फ्रॉड पर खड़ा था और इस फ्रॉड पे खड़े करने में किसका हाथ, उससे आप समझिए। तो लगातार डूब रहा है और लगातार चीजें बर्बाद हो रही हैं। ये एक चीज नहीं, यह अपने आप में चिंताजनक है कि किस तरीके से अदानी समूह ने बर्बादी को वो किया है। तो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उससे मुश्किल हालात गौतम अदानी के लिए पैदा हो गए और उनकी गड़बड़ियां सब सामने आ चुकी। बाजार बर्बाद है, लोग बर्बाद है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? एक वक्त में आपको याद होगा रिलायंस की गड़बड़ियों को लेकर 1980 के दौर में किस तरीके से सारी चीजें आई। हालांकि रिलायंस ने अपने में सुधार किया और सुधार करके उसने तमाम सारी चीजें, उन जोखिमों को खत्म किया और आज वो एक शानदार कंपनी के तौर पर खड़ी। लेकिन जो गड़बड़ी करने वाले थे उनको सोचिए। तो इस सच को आप जानेंगे तब आपको पता चले। तो जब इस सच के साथ चलेंगे, और ये सदैव कब हुआ, देखिए जब अंबानी ने गड़बड़ी की थी उस समय गैर कांग्रेसी सरकार, और उसके कारण ये हुआ। और आज भी जो ये गड़बड़ हो रही है वो अदानी की जो गड़बड़ी है वो गैर कांग्रेसी सरकार। इससे आप समझ सकते हैं राहुल गांधी इसीलिए बार बार कहते हैं कि हम उद्योगपतियों को बढ़ाने पर यकीन रखते हैं, मगर किसी की मोनोपोली, हम हर व्यापारी, हर उद्योग, हर एक को अवसर देना चाहते हैं, जो है ईमानदार प्रतिस्पर्धा देना चाहते हैं। तो ये आप समझिए एक बड़ा पहलू है और इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी दिखेगा। ब्लूमबर्ग ने बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि जिस तरह से अदानी की फर्में हैं वो किस तरीके से फ्रॉड पर टिकी हुई है, इसको आप समझिए। और इसको लेके बाकी कोई दल देश का नहीं बोल रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बोला है ये किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से अदानी की कंपनियों में जो मॉरिशस की कंपनियां हैं उन कंपनियों ने 74% निवेश किया हुआ है और वो कंपनियां असल में छद्म कंपनियां हैं और उन कंपनियों में अंबानी का पैसा लगा हुआ है। अब आप समझिए खेल कहां से चल रहा है, ये मिला हुआ खेल। इस खेल को समझने वाला है कि अंबानी परिवार के नियंत्रण वाली जाली फर्मों के जरिए उसमें पैसा लगा है और इस तरह से करते हैं। लेकिन इनको लेकर के कितना क्या किया जाए, आप इसको समझें। तो इन सारी चीजों को समझने वाला है, तो ये पूरे खेल को समझ। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जब भारत जोड़ो निकलते हैं, भारत जोड़ने के लिए निकलते हैं और वो कश्मीर में चलते हैं, तो कितना बड़ा एक जोड़ते हैं, उस जोड़ने को समझने वाला है, क्योंकि इससे बड़ा और कुछ काम हो नहीं सकता। तो आज राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में तमाम कांग्रेस के नेता रहे, तमाम प्रधानमंत्री रहे और वो नहीं कर सके, उनकी दादी नहीं कर सकी, उनके पिता नहीं कर सके, वो राहुल गांधी ने आज कर दिया।
और हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक इतना पद यात्रा करके चल के कहीं पहुंचने वाला पहला नेता बन गया है, वो राहुल गांधी। और इसलिए आज राहुल गांधी को हम सलाम करते हैं और राहुल गांधी को समझने की। इसके साथ अपनी चर्चा में समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।